हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए झारखंड बोर्ड द्वारा जारी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर शीट को देखेंगे। देखिए, आपका एग्जाम टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। सामान्य निर्देश को पूरा क्लियर पढ़िए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दें। टोटल 3 घंटा का एग्जाम होगा। पूर्णांक 80 मार्क्स रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक का 4 ऑप्शन रहेगा। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। प्रत्येक के लिए 1 अंक है। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक, 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी टोटल 2 मार्क्स वाला 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स वाला टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 में से आपको किन्हीं 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों का इसमें आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का है। देखिए, 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 6 गो रहेगा। टोटल 6 गो 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर शीट को। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान यानी आवंटन बंटवारा से 2 वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम आवंटन बंटवारा से 2 वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में संभावना का बात कर रहा है, उत्पादन का बात कर रहा है, तो इसका एक ही आंसर होगा, ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। आगे देखिए, सवाल नंबर 2, निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कोटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का छोटे स्तर पर सूक्ष्म बाजार स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, बाजार स्तर पर यानी एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक बाजार, एक उद्योग, ऐसा बात आएगा तो संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से होगा। चलिए पढ़िए। पहला है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, क्या बोला? बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, यानी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का बात है। आगे चलिए, देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो? देश में बोल रहा है तो समष्टि यानी बड़े व्यापक स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था, देश स्तर पर समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो देश में संसाधनों का विनिधान यानी आवंटन बंटवारा कैसे हो, देश में बोल रहा है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का पाठ नहीं है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का पाठ है। आगे चलिए, एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है? एक फर्म का बोला है, एक फर्म का कुल निर्गत स्तर यानी एक फर्म कुल कितना उत्पादन करता है, इठो होगा तुम्हारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, एक फर्म बोला है। आगे चलिए, एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ रही है? देश बोल रहा है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। तो बाजार बोलेगा, एक फर्म बोलेगा तो व्यष्टि सूक्ष्म स्तर पर होगा, और देश बोलेगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था बोलेगा, राष्ट्रीय आय बोलेगा तो समष्टि अर्थशास्त्र पर होगा। ठीक है, यानी 2 नंबर प्रश्न है कि किसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, तो 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन डी में है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे देखिए, सवाल नंबर 3, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, मुद्रा के द्वारा। ठीक है, और मुद्रा का इकाई होता है रुपया। ठीक है, भारत में मुद्रा का इकाई क्या है? रुपया है, यानी उपयोगिता को रुपया मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, हम लोग किसी वस्तु में जो उपयोगिता होती है उसको मुद्रा के द्वारा उसका वैल्यू मापते हैं कि उस वस्तु का वैल्यू कितना है। हम लोग किसी वस्तु पर जितना मुद्रा खर्च करते हैं उसको उतना ही महत्व वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। मुद्रा का इकाई होता है रुपया, ऑप्शन डी। आगे देखिए, सवाल नंबर 4,
यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? देखिए, मांग की कीमत लोच का मान 1 से अधिक होने पर लोचदार होती है और 1 से कम होने पर बेलोचदार होती है। ठीक है, शून्य होने पर पूर्णतः बेलोचदार होती है और अनंत होने पर पूर्णतः लोचदार होती है और 1 होने पर इकाई लोचदार होती है। तो जब मांग की कीमत लोच का मान 2 होगा, 2 मतलब 1 से अधिक है, तो लोचदार मांग होगी। 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी लोचदार, 1 से अधिक होने पर लोचदार और 1 से कम होने पर बेलोचदार। आगे देखिए सवाल नंबर 5। एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा? देखिए, एक उपभोक्ता का अधिमान वक्र एकदिष्ट होता है। इसका मतलब अधिमान वक्र मतलब होता है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र कहता है कि एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अधिमान वक्र में एकदिष्ट होता है, इसका मतलब हुआ उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपके पास 4 चीज है, ए बी सी डी, 4 बंडल है, 4 संयोग है। ठीक है, देखिए कहां पर उदासीन होगा। तो ए में है 3 4, तो 3 4 मतलब 7 हो गया। अब बी में है 6 7, 13 हो गया, होगा नहीं। सी है 1 2 यानी 3 हुआ, होगा नहीं। डी में है 5 2 यानी 7 हो गया। तो ऑप्शन ए और डी दोनों में समान संतुष्टि प्राप्त होगा, क्योंकि ए में है 3 4 7 हुआ और डी में है 5 2 7 हुआ। ठीक है, देखिए 2 वस्तु है, मान के चलिए एक्स और वाई है। तो एक्स का मान 3 है और वाई का मान 4 है, तो 3 4 7 हुआ, ऑप्शन ए। और ऑप्शन डी है कि 5 और 2 7 हुआ, तो दोनों में 7 7 है, समान संतुष्टि है, यानी दोनों पर उदासीन होगा। उदासीन माने क्या? समान संतुष्टि। ठीक है, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से बना हुआ बिंदु पथ जो उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पर एक समान संतुष्टि देता है उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी दोनों पर समान संतुष्टि होगा। ठीक है, 3 4 7 5 2 7, तो ए और डी किसमें है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे देखिए 6 नंबर सवाल। निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? पूरक वस्तु मतलब जिसका प्रयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु मतलब होता है जिसका प्रयोग अदला बदली करके एक दूसरे के बदले में करते हैं, लेकिन पूरक वस्तु का मतलब होता है जिसका प्रयोग एक साथ करते हैं। एक साथ प्रयोग करना होगा तब काम बनेगा। तो एक साथ कौन है? चाय और कॉफी एक साथ नहीं होता है, चाय के बदले कॉफी होता है। ये हो गया स्थानापन्न वस्तु। आगे है कलम और स्याही। हाँ, कलम और स्याही का प्रयोग एक साथ होता है, ये हो गया पूरक वस्तु। 6 का सही उत्तर बी होगा, 6 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 7। सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। देखिए, एक औसत उत्पाद वक्र यानी एवरेज प्रोडक्शन एपी वक्र का आकार होता है उल्टे यू आकार का। औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, एमपी एपी दोनों का वक्र उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है, उल्टा यू आकार का। ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 8। पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। देखिए, पैमाने का स्थिर प्रतिफल में क्या होता है? यदि साधनों को दुगुना वृद्धि करेंगे तो उत्पादन में भी दुगुना ही वृद्धि होगी, तब ना होगा पैमाने का स्थिर प्रतिफल। जब उत्पत्ति के साधनों को दुगुना वृद्धि करते हैं और उत्पादन में भी दुगुना वृद्धि होगी तो इसका मतलब है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। लेकिन बोलेगा साधनों को दुगुना वृद्धि करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो गया, 4 गुना वृद्धि हो गया, तो बोलेंगे पैमाने का बढ़ते प्रतिफल। और साधनों को दुगुना वृद्धि करने पर उत्पादन में दुगुना से थोड़ा कम वृद्धि हुआ तो बोलेंगे पैमाने का घटते प्रतिफल। जब समान होगा साधनों को दुगुना और उत्पादन में भी दुगुना तो बोलेंगे पैमाने का स्थिर प्रतिफल। 8 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित चित्र में आयत OABC का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? देखिए, निम्नलिखित जो चित्र है AFC वक्र का है। ठीक है, बोलेगा AFC वक्र का आकार कैसा होता है? तो बोलिएगा आयताकार परवलय है। लेकिन यहाँ पर आकार नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि OABC जो आयत है क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। देखिए, आयत OABC का क्षेत्रफल किसका है? AFC वक्र के नीचे जो OABC आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले जानिए ये चित्र किसका है? AFC का है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आयत में क्या है? देखिए, एक है OA लंबाई और एक है OC चौड़ाई। तो OA लंबाई लिख दिए, OC चौड़ाई लिख दिए। OA क्या है? AFC वक्र है और OC क्या है? मात्रा है। ठीक है, तो AFC इंटू मात्रा यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगा? TFC। बात समझिए, AFC के नीचे आयत बना है OABC। आयत का लंबाई OA है, चौड़ाई OC है। ठीक है, OA
AFC को दर्शाता है और OC मात्रा को दर्शाता है। तो AFC इंटू मात्रा क्वांटिटी Q, तो AFC इंटू Q TFC होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। 9 का सही उत्तर D होगा। आगे देखिए 10 नंबर, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है अनेक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक फर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन बोलेगा एकाधिकार बाजार में, एकाधिकार में ओनली वन होता है, केवल एक होती है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक फर्म होती है। 10 का सही उत्तर डी। आगे देखिए 11, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन का 2 शर्त है। पहला शर्त MR बराबर MC होना चाहिए, दूसरा शर्त MC वक्र MR को नीचे से काटना चाहिए। 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 का डी, MR बराबर MC होना चाहिए तथा MC वक्र MR को नीचे से काटना चाहिए। 11 का डी। आगे देखिए 12, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। देखिए कीमत में 10% वृद्धि और पूर्ति की मात्रा में 15% वृद्धि, यानी कीमत से ज्यादा पूर्ति में है वृद्धि। 10 है कीमत में 10%, अब पूर्ति 15%, तो कीमत से अधिक पूर्ति में है तो बोलेंगे लोचदार पूर्ति। जब कीमत से कम पूर्ति में होगा तो बोलेंगे बेलोचदार पूर्ति। जब बराबर होगा तो बोलेंगे इकाई लोचदार, ठीक है। लेकिन कीमत से यहाँ पर पूर्ति में ज्यादा है, कीमत में 10% वृद्धि और पूर्ति में 15% वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा लोचदार। कीमत से जब पूर्ति में ज्यादा होगा तो लोचदार, कम होगा तो बेलोचदार। 12 का सही उत्तर डी। आगे देखिए 13, निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। पढ़िए, निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। कथन, किसी वस्तु पर इकाई कर यानी टैक्स लगने से फर्म का पूर्ति वक्र बाएं और सरक जाता है। देखिए किसी वस्तु पर टैक्स लगाने से फर्म का उत्पादन पूर्ति दोनों कम होता है तो पूर्ति वक्र बाएं खिसकेगा, ये सही है, ठीक है। आगे, किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। हाँ, जब वस्तु पर टैक्स लगेगा तो फर्म का जो खर्चा है, सीमांत लागत है, वो बढ़ जाती है। दोनों बात सही है। जब वस्तु पर टैक्स लगेगा तो उत्पादन पूर्ति कम होगा, पूर्ति वक्र बाएं आ जाएगा, यानी कम हो जाएगा पूर्ति। और जब टैक्स लगेगा तो बाएं क्यों आएगा, क्योंकि फर्म का सीमांत लागत बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। दोनों बात सही है, ठीक है। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। कारण जो आर है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है कि काहे बाएं ओर खिसकेगा। बाएं ओर इसलिए खिसकेगा क्योंकि टैक्स लगने से फर्म का सीमांत लागत खर्चा बढ़ जाती है, इसलिए पूर्ति कम होता है, बाएं खिसक जाता है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखिए 14, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वस्तु का मांग बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, तो वस्तु का दाम बढ़ जाता है, संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु का डिमांड बढ़ने से संतुलन कीमत बढ़ जाएगा। 14 का ए। आगे देखिए 15, बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है। जब मांग आधिक्य बोला है, यानी जब मांग पूर्ति से ज्यादा होगा, जब डिमांड सप्लाई से अधिक होगा। डिमांड सप्लाई से अधिक तो बोलेंगे एक्सेस डिमांड, मांग आधिक्य। 15 का सी। और जब बोलेगा पूर्ति आधिक्य तो इसका मतलब होगा सप्लाई डिमांड से ज्यादा, तब होगा एक्सेस सप्लाई। लेकिन बोलेगा एक्सेस डिमांड मांग आधिक्य तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा। 15 का सी। आगे देखिए 16, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, जहां पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी कंपनियों का निजी स्वामित्व, निजी उद्योगपतियों का बात होता है, ठीक है। 16 का आंसर ए हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब निजी संपत्तियों का अधिक प्रयोग, लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है इस अर्थव्यवस्था का, ठीक है, जिसमें निजी कंपनी, निजी पूंजीपति अपना लाभ कमाने के लिए व्यापार बिजनेस करता है। उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण करना नहीं, ये बात गलत है। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं, ये बात गलत है। 16 का आंसर हो जाएगा ए। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, खुद का मालिक, ठीक है। इसमें निजी कंपनी, निजी उद्योगपति होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य मुख्य होता है। 16 का ए होगा। आगे देखिए 17, मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। देखिए 2 लाख व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ है लेकिन 10,000 व्यक्ति कार्य करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। देखिए 2 लाख का 5% निकाल देंगे तो हो जाएगा 10,000, यानी 2 लाख में 10,000 लोग को काम नहीं मिल रहा है, 10,000 लोग बेरोजगार है, तो बेरोजगारी दर कितना हो जाएगा 5%। 2 लाख का 5% निकालिए, हो जाएगा 10,000, बेरोजगारी का रेट हो जाएगा 5%। 17 का सी। आगे देखिए 18, अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है।
अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। हम लोग जो पूंजीगत वस्तु, जमीन, उसके बाद मशीन, उपकरण लगाते हैं उत्पादन प्रक्रिया में, तो उससे पूंजी का निर्माण होना चाहिए, ठीक है, उससे बिजनेस व्यापार बढ़ना चाहिए। हम लोग उत्पादन के साधन, भूमि, बिल्डिंग, जमीन, क्या कहता है, उपकरण, मशीन, यंत्र का जो प्रयोग करते हैं, उससे पूंजी का निर्माण होना चाहिए, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि होना चाहिए। 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 का डी। आगे देखिए 19 आय के चक्र प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल में कारक यानी साधन सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए आय के चक्र प्रवाह में दो क्षेत्र मॉडल में साधन सेवाओं यानी कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। साधन, उत्पत्ति के साधन जाता है परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर, ठीक है। आय के चक्र प्रवाह के दो क्षेत्र मॉडल में साधन सेवा यानी उत्पत्ति के साधन जाता है परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर। 19 का बी हो जाएगा, 19 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20, 20 नंबर सवाल को पढ़िए। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है। देखिए सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि लोगों के लिए हस्तांतरण आय होती है, जो लोगों को उत्पादन प्रक्रिया में बिना योगदान दिए अपना कुछ सेवा दिए लोगों को निःशुल्क प्राप्त होती है। ऐसे ही फ्री जो एक लोगों का व्यक्तिगत आय होती है, अपना पर्सनल आय हो गया, ये ना तो जीडीपी, ना तो जीएनपी, ना तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। ये जिसको मिला उसका अपना पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय कहलाएगा। 20 का सही उत्तर डी होगा, 20 का डी। आगे देखिए 21 निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। मुद्रा, ठीक है। वर्तमान समय में विनिमय का सर्वमान्य माध्यम तरल पदार्थ विनिमय का मुद्रा कहलाता है। 21 का सही उत्तर डी होगा, मुद्रा। आगे देखिए सवाल नंबर 22 ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है। जब बैंक में मुद्रा का ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगा तो हम लोग मुद्रा को नकदी के रूप में कम निकालेंगे बाहर, हम लोग कम पैसा निकासी करेंगे, कम बाहर निकालेंगे, मुद्रा का नकदी मांग में कमी होगा। जब बैंक हमारा पैसा पर ब्याज दर बेसी देगा तो हम लोग बैंक में पैसा अधिक जमा रखेंगे, बाहर नकदी के रूप में कम निकालेंगे। यानी 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है, 22 का बी। आगे देखिए 23 अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्र बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए केंद्र बैंक द्वारा क्या उपाय सही रहेगा, पढ़िए। पहला उपाय बैंक दर में कमी। हाँ, यदि बैंक दर में कमी होगा तो व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक से अधिक लोन लेगा और जनता भी व्यापारिक बैंक से अधिक लोन ले पाएगा, क्योंकि इसमें ऋण का ब्याज दर कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, तो अर्थव्यवस्था में बेसी लोन के रूप में मुद्रा बाहर आएगा, मुद्रा का पूर्ति ज़्यादा होगा। आगे प्रतिभूतियों की बिक्री, नहीं ये बात गलत है। जब केंद्र बैंक अपना प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा तो अर्थव्यवस्था से पैसा खींच लेगा, तो अर्थव्यवस्था में पैसा घट जाएगा, इस तरह मुद्रा का पूर्ति नहीं होगा, पूर्ति वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। आगे है कोष अनुपात में कमी। हाँ, जब व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक के पास नगद कोष अनुपात में पैसा एडवांस कम रखेगा तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा अधिक रहेगा, तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड सी। आगे देखिए 24 निम्नलिखित में से किस टैक्स को कागजी टैक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है, यानी पेपर टैक्स कहा जाता है। देखिए आदमी का जो संपत्ति होता है, गाड़ी, जमीन जगह, सोना चांदी, वो कागज पर होता है, ठीक है। रियल में जो है नहीं है, लेकिन उसका हिसाब किताब तो कागज पर होता है, तो कागज पर जो वैल्यू आता है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। जैसे सोना चांदी है, गाड़ी है, जमीन जगह है, घर द्वार है, तो उसका संपत्ति का ब्यौरा एगो कागज पर है ना, तो कागज पर जो अंकित है संपत्ति का ब्यौरा डाटा, उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति कर। आगे देखिए 25 निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। डायरेक्ट टैक्स कौन है। देखिए जितना भी वस्तु पर टैक्स लगता है, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, ये सब होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे उत्पादन कर, उत्पाद कर, सेवा कर, तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी सभी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन बोलेगा निगम कर, बोलेगा संपत्ति कर, इनकम टैक्स, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष कर है, जिस पे लगेगा उसी को चुकाना पड़ेगा। अब जो गाड़ी खरीदा उसी को टैक्स देना पड़ेगा, निगम टैक्स, यानी कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर। जो गाड़ी खरीदा जिसके नाम पर गाड़ी है,
25 का हो जाएगा सी निगम कर। आगे देखिए 26, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा? क्या बोला? यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है, यानी उपभोग व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माने डेल्टा सी जीरो होगा। उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है यानी आय में परिवर्तन हुआ है लेकिन उपभोग व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, डेल्टा सी जीरो होगा। तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा? देखिए एमपीसी बराबर होता है उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। तो आय में परिवर्तन तो हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है। आय में परिवर्तन हुआ है, डेल्टा वाई में चेंज हुआ है, लेकिन डेल्टा सी जीरो है। उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है, उपभोग व्यय में परिवर्तन जीरो है, तो डेल्टा सी जीरो हो गया। तो एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, जीरो बटा डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा। 26 का सी। आगे देखिए 27, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। समग्र मांग का घटक होता है उपभोग व्यय, निवेश व्यय और निवल निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? निर्यात माइनस आयात, ये भी है, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उपभोग व्यय निवेश व्यय के साथ साथ होता है शुद्ध निर्यात यानी निवल निर्यात, जिसमें लिखते हैं निर्यात माइनस आयात, यानी ए बी सी तीनों समग्र मांग का घटक है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, ये नहीं है, ठीक है। 27 का डी ऑप्शन घटक समग्र मांग का नहीं है, 27 का डी। आगे देखिए 28 28, कुल निर्गत में परिवर्तन मतलब कुल आय में परिवर्तन, ठीक है, तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? देखिए निवेश करने से क्या होगा? निवेश में परिवर्तन करने से आय में होगा परिवर्तन, यानी निवेश में परिवर्तन हो गया इनपुट और आय में परिवर्तन होगा उसके चलते हो गया आउटपुट। तो कुल निर्गत में परिवर्तन यानी हो गया आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात कहलाता है। तो याद रखिएगा कुल निर्गत मतलब कुल आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन का अनुपात कहलाता है गुणक, निवेश गुणक। 28 का सी होगा निवेश गुणक, 28 का सी। आगे देखिए 29, विदेशी विनिमय दर है। विदेशी विनिमय दर किसको बोलेंगे? ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन डी होगा, विदेशी विनिमय दर का डेफिनेशन होगा ऑप्शन डी। देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में क्या कीमत है, यानी एक देश की एक मुद्रा इकाई के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्रा इकाइयां मिल सकता है, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है वस्तु का वस्तु में कीमत नहीं, बी नंबर वस्तु की मुद्रा में कीमत नहीं, सी नंबर मुद्रा की वस्तु में कीमत नहीं, डी नंबर देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, यानी एक देश की मुद्रा की इकाई के बदले दूसरे विदेशी देश, दूसरे यानी विदेशी मुद्रा की कितनी इकाई मिल सकता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। 29 का डी होगा, डी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 30 वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। सिर्फ वस्तुएं एवं सेवाओं बोला है, ठीक है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं दृश्य मद में आएगा। तो वस्तुओं एवं सेवाओं यानी दृश्य मदों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को कहते हैं व्यापार संतुलन। 30 का सी होगा, 30 का सी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही से आंसर शीट को देख लिए। अगले वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर शीट को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।